नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेदों में दीर्घ संधि की परिभाषा, दीर्घ संधि से संबंधित उदाहरण और दीर्घ संधि से संबंध रखने वाले जो अपवाद हैं, उन अपवादों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उस विकार को, उस परिवर्तन को संधि कहा जाता है। तो संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि के हमने कल 3 भेद पढ़े। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक स्वरों का जब मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के जो भेद माने गए हैं, 5 भेद माने गए हैं। आज हम स्वर संधि के भेदों में दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। यानी स्वरों का जब मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे त्रि धन अंबक, यहां जो त्रि का ई है, उसके स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया। तो क्या बन गया? ये त्रय हलंत हो गया। ई के स्थान पर क्या हो गया? ये, और ये में ए मिल गया, ये पूरा हो गया और ये बन गया त्रयंबक। धन आदेश, ए और आ मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया, ये बन गया जनादेश। तो यहां जो स्वरूप सामने आया, ए और आ मिलकर क्या आगे हो गया? आ हो गया, और ये दीर्घ स्वरूप हो गया। इसी प्रकार हरि धन ईश, ई और ई मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया, हरीश बन गया। इसी प्रकार लघु धन उत्तर, उ मिलकर के दीर्घ उ हो गया और ये बन गया लघुतर, दीर्घ रूप हो गया। तो यहाँ आ, यहाँ दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ उ। तो कहने का मतलब ये दीर्घ स्वर जो हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि में, यानी हिंदी व्याकरण में प्रारंभिक कक्षा में जो हम स्वरों का ज्ञान करते हैं, तब आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर बताते हैं। तो ये दीर्घ स्वर है, इनका जब हम खंडन करते हैं तो ए और ए बताते हैं। इसका ई, इसका उ। कहने का मतलब ए का उच्चारण जब करते हैं तो ए के उच्चारण से आ के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इसी प्रकार ई के उच्चारण में इस दीर्घ ई का उच्चारण जब करते हैं तो दुगुना समय लगता है। ये ह्रस्व में इससे कम लगता है। उ और उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ बनता है, और उ का जब उच्चारण करते हैं उ, तब इससे इसमें दुगुना समय लगता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? दीर्घ स्वरों के बारे में। और दीर्घ स्वरों के में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो हम परिचर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। भेद, स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में है गुण स्वर संधि, उसके बाद में है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद में है यण स्वर संधि,
उसके बाद में है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है ए, ई, उ, री के बाद यदि यही स्वर आवे या इनका दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी ए, ई, उ, री के बाद यदि यही स्वर आवे या इनका दीर्घ स्वर आवे तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यदि ए के बाद ए या ए के बाद आ या आ के बाद ए या आ के बाद आ आता है तो स्थिति क्या बनती है? आ की बनती है। यानी ए के बाद ए आता है तब भी आ बनेगा विकार के रूप में। ए के बाद आ आता है तब भी आ ही बनेगा। आ के बाद यदि ए आता है तब भी आ ही बनेगा और आ के बाद आ आता है तब भी क्या होगा? आ ही होगा। इसी प्रकार ई की बात करते हैं। ई के बाद ई आता है या ई धन ई या ई धन ई या ई धन ई। इनमें से कोई भी स्थिति आवे दीर्घ स्वर ही होगा ई। यानी ई मिलेगा तब भी ई होगा, ई मिलेगा तब भी ई होगा, ई मिलेगा तब भी ई होगा और ई मिलेगा तब भी ई होगा। उसके बाद में उ की बात करते हैं। उ उ उ उ उ उ या उ किसी भी स्थिति में विकार जो होगा वो क्या होगा? उ होगा। उ मिलेगा तब भी उ ही होना है। उ मिलेगा तब भी उ ही होना है। उ मिलेगा तब भी उ ही होना है और दोनों ही दीर्घ हो उ हो तब भी उ ही होना है। चौथी जो स्थिति बनती है वो री की बनती है। री और री मिलता है तो री बनता है। इस प्रकार दीर्घ री ये जो स्थिति होती है वो संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में दीर्घ जो री का दीर्घ स्वरूप है वो नहीं होता है। जैसे पितृ धन ऋण, यहाँ री है, री के बाद में क्या है? री आ रहा है तो दोनों री मिलकर के दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा पी, ये त्री और ये दीर्घ री करेंगे तो 2 मोड़ लगा देंगे पितृ ऐसा। तो ये जो स्थिति होती है वो किस भाषा में होती है? संस्कृत भाषा में होती है। हिंदी भाषा में इसका रूप देखने को नहीं मिलता है, फिर भी हमें जानकारी होनी जरूरी है। उदाहरण स्वरूप जैसे अंत्य धन अक्षरी, अंत्य जो शब्द है उसका जो अंतिम जो स्वर है वो क्या है? ए है। और अक्षरी का जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है? ए है। यानी पहला जो शब्द है उसका अंतिम स्वर और दूसरा जो शब्द है उसका प्रारंभिक स्वर मिलकर के जो विकार होता है वो विकार ही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। यहाँ ए है और यहाँ भी है मिलकर के आ हो गया तो क्या बनेगा? अंत्य। ये तो ऐसा जैसा है वैसा ही रह गया। अब ये जो ए है वो हट जाएगा और यहाँ क्या है? आ की मात्रा इसमें मिल जाएगी, क्या बन जाएगा? अंत्याक्षरी। ऐसा बनता है अंत्य, अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले अंत्याक्षरी। शब्दशुद्धि में भी अनेक बार पूछा हुआ शब्द है। इसी प्रकार गमन
धन आगमन, ए और आ मिला तो आ हो गया, इस आ को हटा देंगे, यहाँ क्या है, विकार रूप में आ हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, गए, मैं, न, और विकार में आ हो गया, और गमन, गमनागमन। मुक्तावली, यहाँ आ है और आ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ और ए मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। तो यहाँ आ पहले से ये इस ए को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, मुक्तावली, मुक्तावली, ये बन गया। मुक्ता मोतियों का आ जाता है, अवली मानी कतार या श्रृंखला हो गई, मोतियों की माला पे। निशा आनंद, आ रहा है सा का और यहाँ आनंद का आ रहा है, दोनों मिलकर के आ हो जाएगा, तो ये आनंद का जो आ है वो हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, निशानंद, निशानंद। निशा रात्रि को कहते हैं, आनंद मानी मुख, रात्रि का मुख क्या होता है, चंद्रमा होता है, तो निशानंद का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। अति, इत, यहाँ ई आ रहा है, हर्षव है, और यहाँ भी ई हर्षव है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इस ई को हटा करके इसको दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अतीत, अतीत यानी बीता हुआ जो समय है, अतीत, बीता हुआ। फणींद्र, फणी, ई दीर्घ आ रहा है और यहाँ ई हर्षव आ रहा है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, इसको हटा करके यहाँ दीर्घ स्वरूप वो रह जाएगा और ये बन जाएगा फणींद्र। फणी सर्प को कहते हैं, सर्पराज क्या हो गया, शेषनाग हो गया, फणींद्र शेषनाग के लिए प्रयुक्त होता है। हरि, धन, ईश, ई हर्षव है और यहाँ क्या है, ईश दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, ये बन जाएगा हरीश। नदी, ईश्वर, यहाँ दीर्घ स्वर ई है और यहाँ भी दीर्घ स्वर क्या है, ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, इसका मतलब ये हटा देंगे और इसको लिखेंगे तो अपने आप ही संधि का जो रूप है वो बन जाएगा, नदीश्वर। कटु, उक्ति, यहाँ उ आ रहा है, हर्षव है और ये भी हर्षव है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। क, टू, ये हट जाएगा, दीर्घ उ कर दिया, कटुक्ति। उक्ति मानी बात होता है, कटु मानी कड़वी, कड़वी बात व्यवहारगत कहते हैं, जो सही बात होती है वो क्या लगती है, कड़वी लगती है, तो कटुक्ति, कटु सत्य जिसे कहते हैं। वधु, उल्लास, वो आ रहा है, वधु में दीर्घ है और उल्लास का वो है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, इसको हटा देंगे और ये दीर्घ है तो क्या हो जाएगा, वधुल्लास। उल्लास का मतलब प्रसन्नता, वधु की प्रसन्नता। लघु उर्मी, उ आ रहा है, हर्षव है, यहाँ दीर्घ, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा लघुर्मी, ये लघुर्मी हो गया। उर्मी मानी तरंग या लहर है और लघु मन छोटा, छोटी लहरें, छोटी तरंग, ये लघुर्मी हो गई। भूर्ध्व है, भू उ दीर्घ आ रहा है और ऊर्ध्व है का उ भी दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा, भूर्ध्व। भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग भूर्ध्व हो गया, पहाड़ आदि के रूप में प्रयुक्त होता है। विवाद, धनास्पद, यहाँ देखिए ए है और यहाँ क्या है, आ है, ए और आ मिलकर के आ बनेगा, ये आ हटा देंगे और इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विवादास्पद, विवादास्पद, विवाद से युक्त, विवादास्पद। सिंह, धनासन, ए और आ मिला तो आ हो गया, ये बन गया सिंहासन, सिंहासन। यहाँ देखिए ये नियम अनुस्वार वाला है, वो महत्वपूर्ण नियम है कि अगर अनुस्वार के बाद में है आता है तो है का उच्चारण किस रूप में होता है,
घ के रूप में होता है। इसका शुद्ध वाचन क्या होता है? सिंहासन। ऐसा नहीं कि सिंहासन, ऐसा नहीं होता, सिंहासन होता है। सौभाग्य धन आकांक्षिणी, ए आ रहा है, ए के बाद में आ रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ये बन जाएगा सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षा। इस शब्द को भी और खंडित करते हैं, विभाजन करते हैं। सु भाग ये सु उपसर्ग हो गया, भाग मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय जुड़ा तो प्रथम स्वर में वृद्धि होगी, ऊ का वृद्धि औ होता है तो क्या बन गया? सौभाग्य बन गया। अच्छा भाग आकांक्षिणी, आकांक्षा धन इनी, मूल शब्द क्या है? आकांक्षा, और प्रत्यय कौन सा है? इन। सौभाग्य की आकांक्षा करने वाली, सौभाग्याकांक्षिणी। यहाँ सौभाग्य जो शब्द है वो पति के लिए प्रयुक्त होता है, अच्छे पति की आकांक्षा करने वाली, सौभाग्याकांक्षिणी। तो यहाँ जो स्थिति स्पष्ट हुई उसको हम एक बार देखते हैं कि स्वर संधि की जो उदाहरण है, स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि की उदाहरण है, उनमें एक स्थिति ऐसी मिलती है कि वहां दीर्घ स्वर मिलता है, और दीर्घ स्वर का ही हमें क्या करना होता है? संधि विच्छेद करना होता है। संधि विच्छेद करेंगे ना तो जो स्वर है उस स्वर को दो रूपों में विभाजित करेंगे, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ या ह्रस्व या दोनों ही ह्रस्व। स्थिति कैसे रहेगी कि जो दोनों शब्द मिलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दोनों जो शब्द हैं पहला और दूसरा, वो दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। और अगर शुद्ध नहीं होते इसका मतलब आपका जो संधि पद बना है, संधि पद से जो हमने संधि विच्छेद किया वो क्या? अशुद्ध है। तो ये हमें छात्रावास, छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो त्रास से करेंगे, यहां से छात्र धन आवास, ए और आ मिलकर के आ हो गया, छात्रों के लिए आवास। दूसरा जो रूप है वो छात्रा धन आवास, छात्रा धन आवास, छात्रावास। प्राचीन समय में जो शब्द था गुरुकुल, गुरुकुल का जो नया रूप सामने आया वह छात्रावास आया। उस समय जो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे वो छात्र करते थे। वर्तमान में छात्रों के साथ साथ वहां छात्राएं भी अध्ययन करती हैं, तो छात्राओं के लिए आवास ये भी शुद्ध रहेगा और छात्रों के लिए आवास ये भी शब्द शुद्ध रहेगा। तो अगर प्रश्न पूछा जाए छात्रावास का संधि विच्छेद, छात्र धन आवास, छात्रा धन आवास, और तीसरा जो विकल्प आए वो ये आए कि उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों ही शुद्ध होंगे। ऐसा नहीं है कि छात्रा धन आवास है वो अशुद्ध शब्द संधि विच्छेद है, ये कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। और यहाँ जो समास है वो कौन सा हो गया? छात्राओं के लिए आवास और छात्रों के लिए आवास। समास कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। अनाथालय, यहां से संधि विच्छेद करेंगे था से, अनाथ जिसका कोई स्वामी नहीं होता है, अनाथ धन आलय, जिसके माता पिता मर गए हैं वो अनाथ हो गया, अनाथ धन आलय। अनाथों के लिए आलय रहने का स्थान हो गया अनाथालय। ये पुल्लिंगवत शब्द है। स्त्रीलिंग के रूप में अनाथा धन आलय, अनाथा के लिए आलय। अनाथा जो शब्द वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, अनाथिनी नहीं होता है। हम सब शुद्धि में लिखते हैं तो अनाथिनी न होकर क्या होता है? अनाथा होता है। तो अनाथ धन आलय और अनाथा धन आलय ये दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद में महिष, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, दीर्घी की मात्रा है तो मही धन ईश। दूसरा संधि विच्छेद उसमें ये आ गया मही और यहां दीर्घ आ गया, तो जो रूप स्थिति है शुद्ध की वो क्या है? मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है, और ही में जो ई की मात्रा वो क्या आएगी? दीर्घ आएगी। तो मही धन ईश ये शुद्ध होगा। ही अगर छोटा आता तो वो क्या होता है?
अशुद्ध होता है। जबकि व्यवहार में देखिए आप, जब हम महीपाल लिखते हैं तब ही की मात्रा व्यवहार में छोटी लिखते हैं, जबकि महीपाल पृथ्वी का पालन करने वाला ही बड़ा आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। रजनीश, रजनी धन ईश, ये रजनीश हो गया। यहां भी रजनी रात्रि होता है और उसका स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। तो रजनीश किसका पर्यायवाची हो गया? चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। गिरीश, गिरी धन ईश, और दूसरा विकल्प गिरी धन ईश। तो यहां ये भी स्थिति और ये भी स्थिति, देखो यहाँ दीर्घ है और यहाँ क्या हर्ष है, तो गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। वहां जो मात्रा आती है कि वो क्या आती है? हर्ष आती है। तो ये जो रूप है वो क्या है? शुद्ध माना जाएगा। और ई मिलकर के दीर्घ हो गया गिरीश, पर्वतों का स्वामी, पर्वतराज, हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जो समास है वो भी कौन सा है? जैसे मही का पालन करने वाला है जो, या मही का है जो ईश, ये तो महीपाल हो गया। मही का है जो ईश, महिष राजा के लिए प्रयुक्त हो गया, बहुब्री समास हो गया। रजनी का है जो स्वामी, चंद्रमा हो गया, यहाँ भी बहुब्री समास हो गया। गिरी यानी पर्वतों का है जो स्वामी, पर्वतराज, हिमालय हो गया, तो यहाँ भी बहुब्री समास हो गया। तो यहाँ संधि के साथ साथ कौन सा समास है? बहुब्री समास भी, ये भी हमें ध्यान रखना है। परीक्षक, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ की मात्रा है पर धन ईक्षक और इक्षक। परीक्षक मूल्यांकन करने वाला होता है, तो इक्षक में जो ई की मात्रा आती है वो क्या? दीर्घ होती है। इक्षक ऐसा होता है, इक्षक नहीं होता। मुनीश्वर, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ है मुनि, मुनि में नी छोटा आता है। और ईश्वर, ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गया मुनीश्वर। और मुनि के साथ में हम ए प्रत्यय लगाते हैं तब क्या बनता है? मौन बनता है। क्या है? मौन। और जो चुप रहने वाला होता है, मौन रहने वाला होता है, वो कौन होता है? मुनि होता है। ये सचिंद्र, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ है। सची और इंद्र स्वामी हो गया। सची का है जो स्वामी वह है, सचिंद्र कौन हो गया? इंद्र के लिए आगे प्रयुक्त होता है सचिंद्र, सची का जो स्वामी। तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची था। द्राक्षा अरिष्ट, द्राक्षा धन अरिष्ट, अरिष्ट रस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रस को। द्राक्षा, द्राक्षालता अंगूर, और अंगूर का जो रस होता है वो क्या करे? द्राक्षा अरिष्ट। आ और ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि होगी। पंचायत, पंच धन आयत, पंचायत। पंच उनका आयत स्थान हो गया, यानी पंचों के रहने का स्थान या बैठने का स्थान, जहां पंच बैठ करके निर्णय करते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? पंचायत कहलाता है। बहुब्री समास भी है। और दूसरा पंच यानी 5 आयतों का समाहार, द्विगु समास भी हो गया, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ जो संधि है वो कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। भयाक्रांत, भय धन आक्रांत, ये भय से डरा हुआ, भयाक्रांत। तो यहां से संधि विच्छेद किया, ए और आ मिलकर के आ हो गया, भयाक्रांत, दीर्घ संधि होगी। वीक्षक, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ स्वर यही है और है नहीं इसमें। वी धन ईक्षक, वीक्षक। ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गया। अनुदित, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ स्वर यही है, उ। अनु धन उदित, यो अनुदित। अनुदित शब्द है, अनुवाद के लिए प्रयुक्त होता है। अनुदित किया यानी जब हम अंग्रेजी भाषा
का हिंदी अनुवाद करते हैं वह अनुदित होता है। कोई रचना संस्कृत भाषा की उसका हिंदी में अनुवाद किया तो वो रचना क्या कहलाती है? अनुदित रचना कहलाती है। तो अनुधन, उदित, अनुदित, अनुवादित नहीं होता है। ये सब शुद्धि में काम आने वाला शब्द है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद में सरयू उर्मी, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, दीर्घ स्वर यहाँ है यू, सरयू एक नदी का नाम है। सरयू धन उर्मी, लहर या तरंग को कहा जाता है। ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ होता ही है। सरयू नदी की तरंगे या लहरें। सिंधु उर्मी, सिंधु समुद्र को कहा जाता है। उर्मी लहर या तरंग को कहा जाता है। सिंधु धन उर्मी, समुद्र की लहरें, तरंगी। तो यहाँ ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया, संधि विच्छेद यहीं से करना है हमें। इसी प्रकार सतीश शब्द है, इसका संधि विच्छेद भी यहीं से करना है। सती धन ईश, सती जो शब्द है वो पार्वती के लिए प्रयुक्त होता है, और पार्वती का जो स्वामी है वो कौन हो गया? शिव हो गया। सती का है जो ईश वह है शिव, बहुब्री समास हो गया और दीर्घ संधि हो गई। विधुदय, विधु दीर्घ स्वर यहाँ है, संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे। विधु में दू छोटा आता है। विधु धन उदय, विधु का अर्थ चंद्रमा होता है, चंद्रमा का उदय विधु उदय हो गया। और विधु का अर्थ भाग्य, भाग्य का उदय विधु उदय। तो विधु मानी भाग्य भी होता है, विधु मानी चंद्रमा भी होता है। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप हो गया। आ और आ मिला तो दीर्घ हो गया और वार्तालाप बन गया। बातचीत को कहा जाता है, वार्ता मानी बात, आलाप मानी चीत, बातचीत, वार्तालाप। रविंद्र, ये रविंद्र, रवि धन इंद्र। ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गया। रविंद्र किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। किसको? कमल को। रविंद्र संधि विच्छेद यहां से करेंगे सर। रवि धन इंद्र, रविंद्र। ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गया, रविंद्र बन गया। रविंद्र शब्द व्यवहार में हमेशा लिखते हैं रविंद्र, जबकि ये अशुद्ध है। रवि सूर्य होता है, इंद्र स्वामी। तो यहां देखिए आप, रवि में जो ई आता है वो क्या आता है? हश्व आता है, और इंद्र का ई मिलकर के दीर्घ बनता है। यहाँ व्यवहार में हम हश्व लिखते हैं। शुद्ध क्या है? रविंद्र, ऐसा शुद्ध। हास्य धन आस्पद, हास्य धन आस्पद युक्त हो गया, हास्य से युक्त हास्यास्पद हो गया। ए और आ मिलकर के आ हो गया, यहां से संधि विच्छेद किया। पिताशय, पित्त धन आशय। आशय का अर्थ यहाँ उद्देश्य नहीं है। आपका आशय क्या है? यहाँ आशय का अर्थ स्थान से है। वह स्थान जहाँ पित्त विद्यमान रहते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? पिताशय कहलाता है, पित्त। ये ए और आ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। इसके बाद में कुशासन, बहुत अच्छा शब्द है कुशासन। कुश धन आसन, ये कुशासन। कुश डाब को कहते हैं। किसको कहते हैं? डाब को। और आसन, डाब का आसन क्या कहलाता है? कुशासन कहलाता है। प्राचीन समय में मांगलिक कार्य में हम डाब को काम में लेते थे। वर्तमान में डाब का स्थान किसने ले लिया? दूब ने ले लिया, दुर्बा ने ले लिया। तो यहाँ ए और आ मिला तो क्या हो गया? आ हो गया, कुशासन। अब दूसरा इसका जो प्रश्न बनता है कि उपसर्ग पूछा जाए तब क्या बताएंगे? कु धन शासन। उपसर्ग कौन सा हो गया? कु हो गया, और शासन मूल शब्द हो गया। कु धन शासन, बुरा है जो शासन, कुशासन। तो यहाँ उपसर्ग बताएंगे तो कु बताएंगे, और संधि विच्छेद करेंगे तब कुश धनासन दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि होगी। और तीसरा जब समास बताएंगे, बुरा है शासन जो वह है कुशासन, तो शासन की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो विशेषण की बात आ रही है, तब कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो इस शब्द में
कर्मधारय समास है, दीर्घ स्वर संधि है और कु उपसर्ग है। 3 प्रश्न बन गए इसके। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये 3 या 4 विकल्प दे दिए, इसमें एक ये भी आ गया कि निम्न में से कौन सा है जो संधि पद भी है, समस्त पद भी है और उसमें उपसर्ग भी विद्यमान है। तो ये उदाहरण हो गया। स्वाधीन, स्वधन, अधीन, खुद के है जो अधीन वो कौन हो गया? स्वाधीन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र कहते हैं। खुद के अधीन होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वाधीन। पराधीन, स्वप्नाई सुखनाई, पराधीन परधन अधीन, पराधीन हो गया। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो अधीन शब्द है उसमें अधि और इन, यानी अधि उपसर्ग इन प्रत्यय है, इसे मूल शब्द नहीं है, और ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया और अधीन बन गया। ये हस्तानांतरण, हस्त धन अंतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, हस्तानांतरण हो गया। हस्त का अर्थ क्या हो गया? हाथ होता है। इसी प्रकार एक शब्द है स्थानांतरण, स्थान धन अंतरण, स्थान धन अंतरण, ए और ए मिलकर के आ हो गया, क्या बन गया? स्थानांतरण। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण। जब किसी का ट्रांसफर होता है, अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर हो गया, यानी स्थानांतरण हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण। अरे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, हस्तानांतरण। फिर है आयुधागार, यहां से संधि विच्छेद करेंगे। धा है उसका आ बाहर आ गया और ये आगार हो गया। आगार घर, स्थान। आयुध, आयुध किसको कहा जाता है? हथियार को कहा जाता है। हथियार रखने का स्थान आयुधागार हो गया, वह स्थान जहां हथियार रखे जाते हैं, आयुधागार। दिवसावसान, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, सा से। दिवस धन अवसान, ए और ए मिला तो आ हो गया। दिवस का अवसान यानी अंत, संध्या का समय, यानी सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है तब उस समय को क्या कहते हैं? दिवसावसान। यानी जानते हैं व्याकरण के अपवाद के बारे में। अपवाद उन्हें कहा जाता है जो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत नहीं आते, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अपवाद कहा जाता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, उसमें जो अपवाद है उनके बारे में जानते हैं। जैसे अपांग, अप धन अंग, अप धन अंग, ए और ए मिलकर के आ हो गया, यहां दीर्घ संधि हो गई। और यहां अपांग का अर्थ क्या होता है? आंख की कोर। आंख की कोर को क्या कहा जाता है? अपांग कहा जाता है। दूसरा है अपंग, अप धन अंग, ए और ए मिलकर के आ होना था लेकिन आ नहीं हो रहा है, अपंग ही है। इसका अर्थ होता है विकलांग। विकलांग का संधि विच्छेद भी होता है। विकल धन अंग, विकल का अर्थ होता है कमजोर। कमजोर अंग विकलांग हो गया, कमजोर अंगों वाला विकलांग व्यक्ति हो गया। तो यहां देखिए आप, ए और ए मिलकर के आ हो रहा है, ये तो दीर्घ संधि हो गई, लेकिन यहां ए और ए मिलकर के आ होना था लेकिन नहीं हो रहा है, अपंग। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। सीमांत, सीम धन अंत, ए, मैं का ए और अंत का ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। सीमांत यानी सीमा का अंत, मूल शब्द क्या है इसमें? सीमन है, नए का लोप हो जाता है।
सीमन अंत, ये हो गया सीमंत। सीमंत, सीम धन अंत। यहाँ ए और ए मिलकर के आ होना था, लेकिन आ नहीं हो रहा है, यानी क्या बन रहा है, सीमंत बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। सीमंत का अर्थ क्या होता है, केशवेश। केशवेश, केशवेश किसे कहा जाता है, जो हमारी मांग होती है, सिर की टाल होती है, उसे क्या कहा जाता है, केशवेश कहा जाता है। इसमें भी मूल शब्द क्या है, सीमन है, तो नए का लोप हो गया, सीम धन अंत या सीमन धन अंत, तो ये अपवाद हो गया। और अपंग भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। युग्म शब्द के रूप में भी आ गए, अपांग, अपंग, अपांग, आंख की कोर, अपंग, विकलांग, सीमांत, हद या सीमा का अंत, सीमंत, केशवेश, शकंधु, शक धन अंधु, ए कै का ए और अंधु का ए मिलकर के आ होना था, क्या बनना चाहिए था, ये व्याकरण के नियमों के अनुसार, यानी दीर्घ संधि के नियम के अनुसार सकांधु बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, सकंधु। ये शुद्ध बन रहा है, सकांधु है, ऐसा नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, अपवाद हो गया। करकंधु, कर्क धन अंधु, यहाँ भी कै का ए और अंधु का ए मिलकर के आ बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए था, करकांधु बनना चाहिए व्याकरण के नियम के अनुसार, दीर्घ संधि के नियम के अनुसार, लेकिन नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, करकंधु बन रहा है, पूर्व रूपी हो रहा है यहाँ भी। तो ये दोनों ही क्या हो गए, अपवाद हो गए। सकंधु का अर्थ सक जाति का, अंधु मानी कुआ होता है, सक जाति का कुआ, करकंधु कर्क जाति का कुआ। इसी प्रकार इसके बाद में समर्थ, सम धन अर्थ, यहाँ देखिए मैं का ए और अर्थ का ए मिलकर के आ होना चाहिए, क्या बनना चाहिए था, समार्थ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए था, समार्थ, लेकिन बन क्या रहा है, समर्थ, ऐसा नहीं बनता है, तो ये भी अपवाद हो गए। यहाँ सम जो है उपसर्ग मैं हलंत नहीं, ये ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण। उल्टा, कुल धन अटा, ले का ए और अटा का ए मिलकर के आ होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये कुलाटा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा न बनकर क्या बन रहा है, उल्टा, इसलिए ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया, दीर्घ नहीं हो रहा है। उल्टा का अर्थ क्या होता है, चरित्रहीन स्त्री, उसके लिए ये प्रयुक्त होता है शब्द उल्टा। उल्टा नारी है, उल्टा स्त्री है। मारतंड महत्वपूर्ण उदाहरण पूछा हुआ है, मारतंड, मार्त धन अंड, तय का ए और अंड का ए मिलकर के आ होना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए था, मारतांड बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, मारतंड बन रहा है, दीर्घ नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया, ऐसा नहीं बनता है, मारतांड नहीं बनता है, क्या बनता है, मारतंड बनता है। ये देखिए मार्त कैसे बना, मृत है, री का वृद्धि क्या होता है, आर होता है, तो री का आर हो गया, तो क्या हो गया, मार्त हो गया। आर कैसे होता, मैं, री का वृद्धि ये आर, और ये तय देखिए मिलाते हैं, मैं में आ मिला, मा हो गया, ये रे अलंत है, रेप का है, ऊपर चला गया, मार्त। तो दूसरा इसका संधि विच्छेद जो देखने को मिलता है, मूल रूप क्या है, मृत धन अंड। अगर मार्त नहीं आता, मृत आता है, तो ये रूप शुद्ध हो गया, ये ध्यान रखना है। तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसके बाद में विश्वानर, यहाँ देखिए आप दीर्घ संधि का रूप नजर आ रहा है, यानी विश्व धन अनर, ऐसा होना चाहिए। इस उदाहरण को जब हम देखते हैं, ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है,
शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? विश्व धन नर होता है, यहाँ ए नहीं होता। तो ये जो स्थिति है वो क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ उच्चारण है, यानी जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो विश्व धन नर बनता है। संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? विश्व धन नर। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो दीर्घ के रूप में होता है विश्वानर, ऐसा होता है। तो उच्चारण में यहाँ ए का उच्चारण क्या होता है? दीर्घ के रूप में होता है विश्वानर, ऐसा। इसी प्रकार ये है विश्व धन अमित्र। अगर ऐसी स्थिति होती है, यहाँ आ है, इसका संधि विच्छेद करते हैं विश्व धन अमित्र, ए और ए मिलकर क्या होता है? आ होता है। और ये शुद्ध रूप नजर आना चाहिए, लेकिन विश्व का है जो अमित्र, ऐसा नहीं है। ये है क्या? शुद्ध रूप विश्व धन मित्र है। विश्व का है जो मित्र, विश्वामित्र। तो ये अमित्र नहीं, शब्द क्या है? मित्र ही है। तो जब इस विश्व धन मित्र का संधि रूप में उच्चारण करते हैं हम, तो ये क्या उच्चारित होता है? विश्वामित्र उच्चारित होता है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी ये दीर्घ संधि नहीं, ये दीर्घ रूप नजर आ रहा है उच्चारण में। हश्व ए का उच्चारण किस रूप में हो रहा है? दीर्घ रूप में हो रहा है। इसी प्रकार ये है, देखिए आप, दीनानाथ संधि विच्छेद करते हैं यहाँ से, दीन धन अनाथ, ए और ए मिलकर के आ होता है और शुद्ध रूप नजर आ रहा है दीनानाथ, लेकिन अनाथ नहीं होता है। ये क्या होता है? नाथ होता है। शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? दीन धन नाथ, ऐसा। दीनों का है जो स्वामी दीनानाथ, कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। गरीबों का स्वामी दीन, गरीब होता है। एक दूसरा है दिन, दिन का अर्थ दिवस होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये दिन है, ये क्या है? दीन है, गरीब। गरीबों का स्वामी, नाथ का अर्थ स्वामी होता है। अनाथ का मतलब स्वामी जो नहीं है। तो अनाथ न होकर क्या है? नाथ है। तो दीन नाथ का हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? उच्चरित दीनानाथ होता है, ये शुद्ध होता है। तो ये भी दीर्घ संधि का क्या हो गया? अपवाद हो गया। अष्टादश, अष्ट धन एदस, यानी यहाँ टा है, इसका विच्छेद करते हैं तो अष्ट धन एदस होना चाहिए। ए और ए मिलकर के आ होता है, ऐसा शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा है। एदस नहीं होता है, क्या होता है? दस होता है। तो शुद्ध रूप जो होगा संधि विच्छेद का अष्ट धन दस, अष्ट दस, यानी 8 और 10 कितने होते हैं? 18 होते हैं। उसे क्या कहा जाता है संस्कृत भाषा में? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनेन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम। अष्टावक्र, यहाँ भी देखिए आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अष्ट धन अवक्र, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो स्थिति है वो क्या है? अशुद्ध है। क्या होता है? अष्ट धन वक्र। अष्टवक्र का उच्चारण जब करते हैं तो क्या होता है? अष्टावक्र। तो एक विद्वान था संस्कृत साहित्य में, जिसके शरीर में क्या थे? 8 बल थे। तो अष्टवक्र, उसके लिए जो शुद्ध रूप था उसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? अष्टावक्र। तो ये भी क्या हो गया? अपवाद हो गया। प्रतिहार, यहाँ देखिए आप, प्रति धन ई करते तो ई हार होना चाहिए। ई और ई मिलकर के दीर्घ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संधि विच्छेद क्या करेंगे इसका? प्रति धन हार, ऐसा। तो यहाँ ये जो दीर्घ रूप आ रहा है वह उच्चारण के कारण आ रहा है। इसका उच्चारण जब शुद्ध करते तो प्रतिहार, ऐसा है। मूसलाधार, यहां भी दीर्घ रूप आ रहा है, देखिए आप। संधि विच्छेद करें इस आधार पर तो मूसल धन आधार, ए और आधार का आ मिल करके आ होता है। मूसलाधार ये रूप होना चाहिए शुद्ध, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। आधार ना होकर क्या होता है? मूसल धन धार। जो लगातार बरसात होती है उसे क्या कहा जाता है?
मूसलाधार वर्षा, तो मूसलाधार, इस मूसलधार का उच्चारण जब करते हैं तो ह्रस्व ए का उच्चारण क्या होता है, दीर्घ रूप में होता है, मूसलाधार ऐसा उच्चारित होता है ये। तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया, किसका, दीर्घ संधि का अपवाद हो गया। बकरीद, यहां देखिए आप, बकरी धन ईद, ई और ई मिलकर के दीर्घ रूप होता है, शुद्ध रूप नजर आता है यहाँ, लेकिन बकरी नहीं होती है, क्या होता है, बकरा, बकरी की बलि दी जाती है, ईद वाली प्रसन्नता भी होता है, खुशी। बकरा धन ईद, और इसका उच्चारण क्या होता है, बकरीद होता है। तो मूल शब्द क्या है, बकरा और ईद है। यहाँ आ और ई मिलकर के ए होता है, बकरीद होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यानी ये शब्द जो है वो हिंदी भाषा का नहीं है, ये तो हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये अगर हमें ये पता होता है कि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आ जाए कि निम्न में से दीर्घ संधि का जो रूप है वो नहीं है, अपवाद के रूप में, तो बकरीद में यहाँ दीर्घ मात्रा नजर आ रही है, और व्यवहारगत हम इसका संधि विच्छेद करते तो बकरीद धन ईद ई मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं और हम शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है ऐसा। तो इस उदाहरण को भी हमें ध्यान रखना है। पतंजलि अच्छा शब्द है, पतत धन अंजलि, यहां देखिए आप, पतंजलि, तय में ए मिलता है तो प तय त जली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पतंजलि, इस तय का लोप हो जाता है, और ए और ए मिलकर के दीर्घ भी नहीं होता, पतंजलि भी नहीं होता, क्या होता है, पतंजलि होता है। तो यहाँ मूल जो शब्द है इधर वाला वो पतत है, और अंजलि, पतत का अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है, क्या होता है, पक्षी। अंजलि अंगुलियां होता है, अंगुली यानी पक्षी की जो अंगुली है, पक्षी की अंगुलियां, पतंजलि। तो कहने का मतलब यहाँ पतंजलि जो शब्द है उसमें भी दीर्घ होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो कहने का मतलब इनमें से अधिकांश उदाहरण है उनकी बात करें तो वो दीर्घ संधि के नियम के अंतर्गत नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो ये उदाहरण आ गया, महाशय दीनानाथ महेश हरीश, ये चार विकल्प है। मान लो इनमें ये पूछा गया, निर्देश ये था कि निम्न में से कौन सा है जो संधि नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद करते हैं महाशय का, तो महाधन क्या हो जाएगा, आशय हो जाएगा, और ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई, आ और आ मिलकर के आ हो गया महाशय। और महीश है, इसका संधि विच्छेद करेंगे मही धन ईश, मही मानी पृथ्वी का जो है स्वामी, राजा के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार हरि धन ईश, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया हरीश, यहाँ भी ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया महीश। तो यहाँ भी दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है, यहाँ भी दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। और अगर इस अपवाद को हमने नहीं पढ़ा है तब हम इसका संधि विच्छेद भी क्या करेंगे, दीन धन अनाथ करेंगे, और ये भी दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर ए और ए मिलता है तो आ होता है, लेकिन अनाथ नहीं होता है, क्या होता है, नाथ होता है। इसलिए यहाँ देखिए नए में तो ए है लेकिन यहाँ स्वर है ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आज हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा। दीर्घ संधि के जो अपवाद है उन अपवादों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। कल आपके सामने संधि का अन्य स्वरूप लेकर के सामने आएंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।